स्टार्ट करेंगे बेटा मैथ्स का क्लास। कल वाले क्लास में आपको 2 होमवर्क दिए थे सवाल, फिर उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ, आ गए आंसर्स? क्या अगर आ भी गए तो भी आंसर बताने तो होंगे आपको। पहला वाला सवाल देखेंगे। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ए है 1,2, बी सेट है x वेयर x सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहले तो मैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसको फैक्टराइज कर सकता हूं कि जो भी रूट्स आएंगे वही b के सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। के रूट्स क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2 एंड -1। क्या आ जाएगा, बस ही है ना। तो सेट आ जाएगा। पहले वाले सवाल को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन में ए सेट मुझे दिया था 1 एंड 2 और बी सेट मेरा निकल कर आ गया -1 एंड -2। क्या है, दोनों बराबर है? पहला वाला इक्वल नहीं होगा। दूसरा वाला ए इक्वल्स टू एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। दूसरे वाले सवाल को अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्या ना, आसान सवाल था पहला वाला। दूसरे वाले सवाल को अगर सॉल्व करेंगे, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो a वाला सेट अगर मैं सही से लिखूंगा, रिपीटेड लेटर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो f एक एलिमेंट होगा, o एक एलिमेंट होगा, l एक एलिमेंट होगा और w एक एलिमेंट होगा। क्या ये a सेट हो गया जो रिपीटेड है, तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, सेट में एक ही नंबर बार बार आना कोई मतलब नहीं बनाता। और बी वाला अगर सेट में लिखूंगा, वो सेट क्या हो जाएगा, y इज द लेटर इन द वर्ड w o l f, तो वो दोनों सेम ही है। सेकंड वाले में a विल बी इक्वल टू b, पहले वाले में a विल नॉट बी। सारा आंसर सबका। नेक्स्ट, पर जो सीन लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है आपको पहले वाले सेट में, तो ए ये यू वाला जो सेट है वो तो यूनिवर्सल सेट होता है ना। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट में तो होगा बट ए में नहीं होगा। ए वाले सारे एलिमेंट्स हटा दो, बचे हुए सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाए। 1 गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया, 4 भी गायब हो गया, बचा क्या, 5 6 7 8 और 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया सबको। यूनिवर्सल सेट में वाले सेट के एलिमेंट्स हटा दो, बचे हुए ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे लिखना है, तो वो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दूंगा, जो भी बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, 2 चला गया, 1 बचा, चला गया 3 बचा, 4 चला गया, 5 बचा, 6 चला गया, 7 बचा, 8 चला गया, 9 बचा। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, आसान है। आगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए खुद ही आ जाएगा, प्रॉपर्टी अगर लगाओगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद ए ही होता है, वो सेट लिखा जाएगा 1 2 3 और 4। अगर आप यहां से भी देखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये सारे नंबर्स हटा दो, बचेगा क्या, 5 6 7 1 2 3, वही ए के बराबर है। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन बी लिखते हैं। ए यूनियन बी का जो सेट होगा वो क्या होगा, ए का भी नंबर और बी का भी नंबर, 1 आना चाहिए, 2 दोनों में है तो वो भी आना चाहिए, यहाँ पर है तो वो भी आना चाहिए, 4 दोनों में है वो भी आना चाहिए, 6 वहां पर है, 8 भी है। ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे नंबर यूनिवर्सल सेट से हटा दो, का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू, 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, बचेगा 5, हट गया 7 बचा, 8 हट गया 9 बचा, का कॉम्प्लीमेंट। कर सकते हैं ऐसे।
ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा एक और तरीका है इसको करने का। वेन डायग्राम बनाइए। टू ए 1 to 9 सारे हैं। ए के अंदर ये ए वाला सेट हो गया और ये कुछ बी वाला सेट हो गया। ए और बी में क्या क्या कॉमन है? 2 और 4 कॉमन है। ये 2 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे, बचे हुए 1 3 वहां पर आ जाएंगे, 6 8 यहाँ पर आ जाएंगे और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 7 9 बचे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ए का कॉम्प्लीमेंट 5 6 9 बचा, का कॉम्प्लीमेंट 4 6 8 5 7 9 बचा, ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट 5 7 9 बचा। ठीक है, बस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो यही बन जाएगा। वो तो आगे लेट्स देखना आ रहा है ना बेटा सबको? X is letter in English alphabet. तो यूनिवर्सल से ए बी सी डी एफ डी एफ जी अप टू एक्स वाई जेड सब कुछ आ जाएगा। 26 होंगे यू वाले सेट में। ए वाला सेट क्या बोल रहा है? एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यू हो जाएगा ए बी अप टू एक्स वाई जेड। 26 एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट। और ए वाले सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? केवल वॉवेल्स, ए आई ओ और यू। ये वाला यू और ये वाला यू सेम नहीं है, वो सेट का नाम है। ये वाला ए और ये वाला ए सेम नहीं है, ये वाला सेट का नाम है। अब क्या पूछा आपको? ए का ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ई सी ई छोड़ के एफ एच, आई छोड़ के जे के एल एम एन, को छोड़ के यू एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू छोड़ के वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे या फिर इसको सिंपल तरीके से यू माइनस ए ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ए ही बचेगा, वो हो जाएगा ए के बराबर, जो हो जाएगा ए आई ओ यू। है सेट देखना आ रहा है सबको? का बुक में लिख, बुक में लिख, सवाल तो है ही आपके सामने। ठीक है, बातें नहीं करेंगे बेटा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व करना है, पहले वाले दोनों तो होमवर्क थे, सॉल्व करेंगे सब लोग इस वाले। एक एक करके लिखते जाएंगे। A1 का आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन आ जाएगा 1 2 5 4 5 तो ऑलरेडी है 7 1 4 5 3 4 5 कॉमन हो गए, 6 और 7 बचे, ये ए यूनियन हो गया। आया सबका ये आंसर? है आगे A2 क्या पूछ रहा है? A2 पूछ रहा है बी यूनियन डी। लिखा जाएगा, पहले तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, 3 4 5 6 7 और डी में क्या है? तो 7 कॉमन हो गया, 8 9 10 उसी के साथ लिख लेंगे। ये बी
है। A3 क्या पूछा है? A यूनियन B यूनियन C। पहले तो A यूनियन B मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, उसी को लिख लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 C और 7 कॉमन आ गए, 8 और 9 बचे हैं, तो इसके आगे लिख लो A यूनियन B यूनियन C हो। ठीक है। A4 क्या पूछ रहा है? B यूनियन C यूनियन D। पहले B यूनियन D लिख लो। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये B यूनियन D हो गया। के साथ C 7 8 क्या हुआ है, ये ना ही क्लोज हो जाए। हमारा आंसर सवाल है सारे। आगे सेकंड वाले का B1 क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन। अब केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। ए और बी में क्या क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 3 4 5 4 5 कॉमन है, केवल उतने ही लिखे। सेक्शन वाले में केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स लिखा जाता है। मैं पूछा है बी सेक्शन डी 4 5 6 7, केवल 7, 3 4 5 6 नहीं है, केवल 7 ही है, उतना एक ही टर्म बचेगा। और बी क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन ए इंटरसेक्शन बी 4 5 है, 3 4 5 6 में कुछ भी नहीं, तो ये फाइव बन जाएगा, नल सेट बनेगा। या तो इसको फाइव लिख लो या फिर सेट ओपन करके क्लोज कर लो, अंदर कुछ। क्या ये दोनों नोटेशन पता है ना? नल सेट को फाइव से डिनोट किया जाता है या फिर सेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। आया सबका आंसर? मैच कर रहे हैं सारे आंसर्स? सवाल है बस आपको नंबर्स को जज करना है, कौन सा नंबर किस किस कॉमन आ रहा है। नहीं लिख हर किसी की कार्डिनलिटी है क्या? उतना ही क्या हुआ होना चाहिए। हाँ सवाल सही है। आई लिखा नहीं, आई है ना वो लिखा है प्रिंटेड वाले पार्ट में, देखिए आई लिखा है। आई का मतलब 1 2 3 तो हो सकता है, यूनियन ऑफ ए आई का मतलब है A1 A2 A3 सबका यूनियन। सब क्या पूछा है बेसिकली आपको? A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये चीज पूछी है। और इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का मतलब है सारे ए आईज का इंटरसेक्शन, मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 का। ये थोड़ा अलग नोटेशन में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा। आई इक्वल टू 1 2 3 दिया भी है ना उसने, तो का यूनियन क्या लिखा जाएगा? 2 5 4 5 है 6 और 7 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 में से आएगा 6, आएगा 7, ये यूनियन क्या? ए इंटरसेक्शन बी A1 इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 4 5। 3 4 5 में से इसमें कॉमन आने वाले केवल
4 और 5 ही है, इंटरसेक्शन 4 और 5 ही हो रहा है। आया क्या? सवाल आ रहे हैं ना बेटा सब? माइनस बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा? वेक्टर नहीं, सॉरी, क्या लिखा जाएगा? सेट है ये। ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी में भी है, ठीक है? वो क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 3 है तो 3 गायब हो जाएगा, 1 और 2 बचेंगे, गायब हो गया, 4 भी गायब हो गया, 5 भी गायब हो गया, 6 भी गायब हो गया। ए माइनस बी इतना ही है बचा, है ना सबको? और b माइनस ए क्या लिखा जाएगा? b में से वो एलिमेंट्स गायब होंगे जो a में ऑलरेडी है। e है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 और 8 नहीं है तो वो बचेंगे। क्या? तो इन दोनों का यूनियन पूछा है मुझे, इन दोनों का यूनियन क्या लिखा जाएगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये लिखा जाएगा 1 2 7 8। आया ये? अगर आपको इसको वेन डायग्राम से भी करना है तो उसको भी बनाया जा सकता है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कुछ होगा। ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक है, बी के अंदर 3 से लेकर 8 तक है। 3 4 5 6 कॉमन हो गया, यहाँ पर 7 और 8 हो गया, यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, तो ए माइनस पार्ट, बी माइनस ए इतना पार्ट, और इन दोनों का यूनियन अगर लिखना है तो वो 1 2 7 और 8 इतना दिख रहा है। ठीक है, क्या आगे? आंसर एबीसी सेट्स है, दैट ए इंटरसेक्ट
टू ए इंटरसेक्शन, ये ए ये बी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, यही वाला पार्ट ए का भी है, ये बोला है। इतना ही पार्ट कुछ अलग सेट होगा, वो बी के अंदर से भी जा सकता है, बी के बाहर से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ए का उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सेम ही वाला सेट में अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, वो इतना होगा ताकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट सेम निकल कर आए ए के साथ, वो बाकी बाहर कितना होगा वो मुझे क्या बोला है। अब ए यूनियन और ए यूनियन भी सेम है, तो ए यूनियन सी अगर सेम है तो सी को बी के एग्जैक्टली बराबर ही होना पड़ेगा, ओवरलैप ही होगा, या फिर बाहर से भी आएगा, ऐसे भी आएगा तो भी यहां पर कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यहां पर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तभी जाके ए यूनियन बी और ए यूनियन सी होगा, ये बात तो बी और सी सेम ही बन गए ना, कॉमन वाले एलिमेंट्स बी में भी है सी में भी है, बी वाले सारे के सारे एलिमेंट सी में भी है, और सी में एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी और सी के एलिमेंट सेम हो गए, मतलब बी और सी सबको आगे। ए और भी कोई ए माइनस आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ये बी है, का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इतना पूरा पार्ट को छोड़ के बाकी का सब कुछ, ये पूरा पार्ट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, हाँ सॉरी के साथ, ए के साथ अगर मुझे इंटरसेक्शन देखना है तो ए और वो वाला पार्ट कॉमन, मैं पहले राइट हैंड साइड देख रहा हूँ, ठीक है, वो इतना वाला पार्ट ही होगा, यही वाला पार्ट होगा ना दोनों का कॉमन, ये वाला पार्ट क्या है, पूरा का पूरा ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूं, बी वाला पार्ट गायब कर दिया तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा, फिर ए माइनस बी बन जाएगा, ये बी ए माइनस बी बन जाएगा, इतना वाला पार्ट है, दोनों पार्ट्स दोनों में सेम आ गए, हो गया, क्या बताना है तो उतना ही, हाँ बना देते ना डायग्राम, यूजुअली बनाते हैं, अगेन वो कन्वेंशन ऐसा है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सब कुछ बनाएंगे, आगे ए माइनस बी अगेन वही होगा, ये ए ये बी, ए माइनस बी सेट निकल कर आएगा, वाला पार्ट का यूनियन करना है बी के साथ, यूनियन अगर मैं बी के साथ कर लूंगा तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन गया, ए यूनियन बन गया पूरा, यूनियन बी भी तो यही होता है, वाला सेट अगर बना लेंगे यूनिवर्सल सेट पर, ये ए बी, ए यूनियन बी क्या होता है, पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तो दोनों सेम वाला रिलेशन की वेन डायग्राम से सही है। हाँ ये जो व्हाइट वाला मैंने ड्रॉ किया था बेटा, ये बी को छोड़ के बाकी का सब कुछ था, तो वो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया,
जिसमें से मुझे ए वाला पार्ट कॉमन निकालना है, तो वो ग्रीन वाला ही पार्ट हो गया ना, वो और नीचे वाला सेम बराबर हो गया। एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट अगेन। हाँ अभी समझा बेटा, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था पहला वाला पार्ट। मैं इसको उल्टे तरीके से, पहले मैंने बी को था और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्ट, ये ए और ये बी कॉम्प्लीमेंट इतना पूरा पार्ट हो गया ना, के बाहर का पूरा पार्ट इंक्लूडिंग ए, क्या इतना पूरा का पूरा पार्ट मेरा बी कॉम्प्लीमेंट, जिसमें अगर मैंने ए का पार्ट जो कॉमन वाला पार्ट है उतना अगर देख लिया तो वो इतना हो जाएगा, ये वाला कॉमन पार्ट आ गया दोनों का, वो और ए माइनस बराबर आ गए, इसलिए वो बराबर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। हाँ यहाँ से एक रिलेशन भी, ये दोनों रिलेशन कर दिए ट्रू है, तो इन दोनों को आप लिख भी सकते हैं ए माइनस बी, ए यूनियन बी। ऐसे ही बी यूनियन ए मैं लिख सकता हूं ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए, इसी का बस उल्टा, ठीक है। याद रखने वाला तो है नहीं वैसे, बट अगर आपको समझना है तो इसका उल्टा भी, ए को बाहर बी को अंदर ऐसे भी भी का भी उल्टा ऐसे लिखा जा सकता है, बी माइनस ए इक्वल्स टू बी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों चीजें आप उल्टे तरीके से, वो भी सही आ जाए, डायग्राम से प्रूव करोगे वो भी सेम ही सही आना चाहिए। नेक्स्ट, सेट्स बनाएंगे सारे के सारे, नंबर्स में लिखेंगे, फिर इक्वल है या नहीं। पहले तो बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी जाएगा 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नहीं है ना, 6 भी नहीं है, हाँ ये नल सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन सी नल सेट आ गया, ए के साथ अगर मैं उसका यूनियन लिखूंगा तो वो केवल ए ही आ जाएगा, ये बन जाएगा केवल ए, जो हो जाएगा 1 2 3 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए के ही बराबर, और अगर मैं राइट हैंड साइड को लिखूंगा ए यूनियन बी, लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी लिखा जाएगा 1 2 3 7 8 9। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखूंगा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, ये लिखा जाएगा केवल कॉमन वाले एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे 1 2 3 के बराबर। तो ये सेट और ये सेट बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए। क्या प्रूफ, आ रहा है बेटा सबको, लिखना आ रहा है ना, कॉमन नहीं है, वो नल सेट आ गया, एक का नल सेट के साथ यूनियन खुद ही बन जाएगा, तो लिख लिया 1 2 3। राइट हैंड साइड ए यूनियन पहले लिख लिया, ए यूनियन दोनों का अगर मैंने सेक्शन कर दिया तो कॉमन वाले एलिमेंट्स केवल 1 2 3 यही ही है, वो लिख लिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बराबर आ गए, ये रिलेशन है। आगे नेक्स्ट, करके सारे सेट्स
हमारा आंसर एक सेट लिखते जाएंगे, ठीक है। सबको एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज होगा, एक एक सेट लिखते जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी उससे। अगर ए यूनियन बी लिखूंगा वो क्या हो रहा है, ए यूनियन बी 4 6 8, आ गया 3, आ गया 4, आ गया 5, आ गया 6, आ गया 7, आ गया। ए यूनियन हो जाएगा 4 6 और 8 भी बाकी है, और यहाँ से 2 3 5 7 हो गए, 5 7 आ गए, ठीक है। ए यूनियन बी लिख लिया। अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या लिखा जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट को हटा दो, बचेगा 1, गायब, बचा 9, क्या गया 1 और 9, यहां तक पहुंच गया बेटा सब लोग। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, पहले केवल ए कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, 2 हट जाएगा, 1 बचा, 3 हट जाएगा, 4 बचा, 5 गया, 7 6 बचा, 7 गया, 8 बचा, 9 भी बचा। अब इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन देखना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखा जाएगा, 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 9 है, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 भी नहीं, ये क्या बचा, केवल 1 और 9। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, ये इक्वल प्रूव हो गया। इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इतना ही लिख लेता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 4 6 8 है, 4 नहीं है, 6 नहीं, 8 भी नहीं है, केवल 2 बचा। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, 2 को हटा के बाकी सब कुछ, 1 3 4 5 6 7 8 9, इतना सब कुछ लिखा गया। क्या बातें हो रही है बेटा, आपको पर्सनली वहां पर आकर बताया पहले मैंने, मैं जितना आवाज बढ़ा रहा हूँ क्लास में उतना आपका भी आवाज बढ़ते जा रहा है। अच्छा लगता है ऐसे पर्सनली पॉइंट आउट करके बोलना पूरा क्लास में, तो आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। सवाल के बारे में डिस्कस करें तो थोड़ा धीरे आवाज में डिस्कस, लेकिन मुझे पता चल रहा है आपकी बातों से कि आप सवाल के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा जाएगा, ए को छोड़ के बाकी का सब कुछ, 1 3 गया, 4 गया, 3 लिखा, 5 बचा, 6 गया, 7 या 9, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा 1 2 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 और 9। अब इन दोनों का मुझे यूनियन पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या ये सेट और ये सेट दोनों सेम आ रहा है, 1 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्ट सेम आ गए, वाला स्टेटमेंट सही प्रूव हो गया। स्टेटमेंट क्या आ गया खुद से, अगर डायरेक्टली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिना लिखे अगर आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखकर प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ती जाए। आगे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम को डायग्राम बना ट्राई करिए, वहां से सही थोड़ा सा सेट में 200 स्टूडेंट रहेंगे, क्लास के स्टूडेंट appeared in a certain examination, 35 40 40 एंड ट्रिपल। अब तो दोनों का एंड करके लिखा है वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, 17 एंड आईआईटी, आईआईटी 5 फेल्ड इन ऑल 3, दोनों का भी इंटरसेक्शन का नंबर दिया है,
इंडिविजुअली किस पास होने वाले सब डायग्राम से आसान है। पूरा का पूरा सेट बना लीजिए जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 होने चाहिए। मैं केवल फेल वालों को सर्कल्स में बनाऊंगा, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, तीनों में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? 5। तो लिख लिए, हो गया। तो लिख लिया सी, ये है जेई, आईआईटी बोला है ना उसने, नहीं बोला आईआईटी, और ये क्या बोला है? ट्रिपल ई। हाँ, फेल होने वाले 5 है। 15 बच्चे हैं जो और आईआईटी में फेल हो गए, ये 15 हुए। 17 है ट्रिपल ई और आईआईटी में, ट्रिपल ई और आईआईटी में 17 स्टूडेंट, ये लिख लिया। 20 फेल्ड इन सी एंड ट्रिपल ई, एंड ट्रिपल ई में 20 बच्चे फेल हो गए, ठीक है, ये लिख लिया। बोला 40 इन आईआईटी, आईआईटी में टोटल 40 बच्चे फेल हुए, टोटल है, केवल आईआईटी वाले 40 नहीं। 15 + 5 20 + 17 37, टोटल बच्चे फेल हुए 40, जिसमें से 37 यहीं पर हो गए, बाहर कितने बचे? 3। टीटी वाले कितने हैं ये लिख लिया। फिर अभी मैंने ट्रिपल ई में भी 40, ट्रिपल ई के लिए 20 + 5 25 + 17 42 हो गए। ज्यादा कैसे हो गए? 40 स्टूडेंट फेल इन ट्रिपल ई बोला है ना, 5 फेल्ड इन ऑल 3, 17 फेल्ड इन ट्रिपल ई एंड आईआईटी। आईआईटी आईआईटी में 20, ट्रिपल ई और आईआईटी में 17 फेल हुए, ट्रिपल ई और आईआईटी में 17 फेल हुए, वो सही लिखा है। 20 फेल्ड इन सीटी एंड ट्रिपल ई, एंड ट्रिपल ई में 20 फेल हो गए। 20 + 5 25 + 17 ज्यादा हो गए ना, ये 42 हो गए। और उसने बोला है ट्रिपल ई में केवल 40 बच्चे फेल हुए, पॉसिबल नहीं है। सवाल में कुछ करेक्शन है क्या? 5 है, 15 12 8, अच्छा 15 12 और 10 है, 15 12 और 10 है। नंबर्स बदले हुए हैं, नंबर्स बदले हुए हैं सवाल में। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और तीसरे वाले के लिए क्या? 35 स्टूडेंट्स फेल इन सी, 20 + 5 वो भी गलत है। 20 + 5 25 + 15 वो 40 हो जा रहा है। 35 फेल हो रहे हैं में, और टोटल सीट में यहीं पर फेल होने वाले 40 हो गए, तो नंबर्स गलत है। नंबर्स करेक्ट कर लेंगे। हाँ, 5 था, 3 लिखा था मैंने। अच्छा, ये ओनली वाले नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये ओनली वाले नहीं। सवाल सही है, हाँ सवाल सही है, उसमें नंबर्स निकालने निकालने जरूरी। हाँ, तो अगर मैं केवल सीईटी वाले फेल वाले बच्चे निकालूंगा, फेल वाले कितना है? 35, ट्रिपल ई वाले कितने? 40, और आईआईटी वाले 40, ठीक है। आने चाहिए, सबके सब फेल थोड़ी ना होंगे। क्या? टोटल 200 है, हाँ। फेल वाले हैं ना, ये सारे के सारे फेल थोड़ी ना होंगे, कुछ सारे एग्जाम में पास भी तो होंगे। तो हाँ, पास वाले अलग निकाल लेंगे। हाँ, तो अगर आप वेन डायग्राम से थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, अगर हम यहाँ से जाएं कार्डिनलिटी वाले तरीके से अगर जाएं, तो कार्डिनलिटी ऑफ क्या? सी टी इंटरसेक्शन ट्रिपल ई, ये कितना है?
सीटी और ट्रिपल ई में फेल होने वाले बच्चे हैं। कार्डिनलिटी ऑफ ट्रिपल ई एंड आईआईटी, ये फेल होने वाले कितने हैं? ट्रिपल ई एंड आईआईटी में 17 बच्चे फेल हो गए। कार्डिनलिटी ऑफ एंड आईआईटी, इसमें फेल होने वाले कितने हैं? 15। ये बात समझ में आई? और कार्डिनलिटी ऑफ ईटी इंटरसेक्शन ट्रिपल ई इंटरसेक्शन आईआईटी, ये हो जाएंगे 5। समझा? सारे गिवन इंफॉर्मेशन को ही फिर से लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अब जरा मैं इसमें से यूनियन निकालने की कोशिश, कार्डिनलिटी ऑफ ईटी यूनियन ट्रिपल ई यूनियन आईआईटी, अगर ये निकालने की कोशिश करेंगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ आईआईटी माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला पता है? 2 के लिए पता था, 3 के लिए हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। 2 के लिए क्या होता था? कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ऐसा होता था 2 के लिए। ये याद होगा सबको, ये याद है फॉर्मूला? तो इसी को अगर मैं 3 के साथ एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो हर 2 का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। सी के साथ यूनियन सी अगर लिख लिया तो प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी तो ऐड कर दिया, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के इंडिविजुअल इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिए। बट इसमें मैंने तीनों का इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको फिर से ऐड करना होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला। यही मैंने तरीके से लिखा, ए बी सी की जगह पर एंड टी। तो अब अगर मैं यहाँ पर नंबर्स इनपुट कर दूंगा तो ये नंबर्स क्या आ जाएंगे? ए यूनियन सी यूनियन ई का नंबर आ जाएगा 35 प्लस 40 प्लस 40 माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 प्लस 5। ये नंबर बताइए कितना आ रहा है? 80 माइनस 20 60 प्लस 35 95 95 प्लस 5 40 40 माइनस 15 80 75 7 68। नंबर 68 आ रहा है। वेरीफाई करिए सब लोग इंडिविजुअली। नंबर 68 आ गया। अब सारे एग्जाम में मिलकर फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 8। सारे एग्जाम का यूनियन फेल होने वाले बच्चों का। तो सारे एग्जाम में पास कितने हो गए? 200 माइनस 68 इज 130। 132 बच्चे डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। वाला एनी वाला या एटलीस्ट वन वाला? हाँ, डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन अगर मुझे लिखना है तो वो क्या लिखा जाएगा? ई में फेल हुआ इंटरसेक्शन, यूनियन ट्रिपल ई में फेल हुआ, यूनियन आईआईटी में फेल हुआ। तीनों में से किसी भी एग्जाम में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 8। इसका कार्ड अगर मैंने ये लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट अगर लिख लिया, तो तीनों में से एटलीस्ट एक एग्जाम में फेल होने वाले बच्चे 68 है। तो तीनों में से किसी भी एग्जाम में फेल ना होने वाले 200 माइनस दैट कितना हो जाएगा? 130 के बराबर। इतने बच्चे किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। अगर इसको वेन डायग्राम से समझना है, ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों का जो आपने यूनियन बनाया वो आया 68। तो 200 माइनस 68 बाहर आ जाएगा 132। वेन डायग्राम बनाया था फेल होने वाले बच्चों का, तो वेन डायग्राम के बाहर वाले फेल ना होने वाले बच्चे मतलब पास हो जाने वाले बच्चे हैं, जो कि आ गए 130। क्या फेल्ड इन ओनली ट्रिपल ई, ये होना चाहिए ओनली ट्रिपल ई और ओनली आईआईटी, है ना सवाल? हाँ, फेल्ड इन ट्रिपल ई ओनली और आईआईटी ओनली। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम में फिर से देखूंगा
ओनली ट्रिपल ई में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? अगर ये ट्रिपल ई वाला बना दिया तो ओनली ट्रिपल ई में फेल होने वाले बच्चे इतने हैं। ये कैसे निकाला जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। पूरे ई में से मैंने इतना पार्ट हटा दिया, फिर इतना पार्ट हटा दिया, तो ये वाला पार्ट कितने बार हट गया? 2 बार। तो एक बार ऐड भी करना होगा, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो उसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ई ओनली क्या लिखा जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन टी। ये बात समझ में आई? ई ओनली निकालने के लिए ई माइनस 2 इंटरसेक्शंस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये समझा पक्का सबको? एक भी बच्चे को डाउट होगा तो बेझिझक हाथ ऊपर उठाइए, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। पक्का समझा है ना? रिपीट करना है। देखिए बेटा, ये ई है, ठीक है, मुझे ओनली ई निकालना है, तो यहां पर कहीं पर सी आ जा रहा है, यहां पर कहीं पर टी आ जा रहा है। मुझे अगर ओनली ई निकालना है तो केवल इतना वाला पार्ट पूछा है मुझे, तो इसको लिखने के लिए पूरा ई माइनस ऑफ ये सी, तो वो इतना पार्ट हो गया। ई माइनस सी अगर कर दिया तो ई माइनस ई इंटरसेक्शन सी, ये कर दिया। लेकिन अब मुझे नीचे वाला ये वाला पार्ट भी हटा देना है, तो उसमें से मैं अगर ई इंटरसेक्शन टी भी हटा दूंगा ये वाला, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट में भी सब्ट्रैक्ट हो गया और ये वाला पार्ट इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ। तो मुझे इसको एक बार ऐड भी करना होगा ताकि मैं एक ही बार उसको सब्ट्रैक्ट करूं, अदरवाइज मेरे नंबर गलत हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उस लास्ट वाले टर्म को एक बार ऐड भी कर दिया, जो क्या था? ई इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। ये लास्ट वाला नंबर उसमें ऐड हो गया। क्या ये बात सबको? ऐसे ही ये ई ओनली के लिए था ना, ऐसे ही अगर मैं टी ओनली भी पूछा है ना, IIT ओनली भी पूछा है, इसी तरीके से ये पार्ट हटा दूं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया था। कार्डिनलिटी ऑफ टी ओनली अगर लिखना है तो कार्डिनलिटी ऑफ टी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन ई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, ये लिखा जाएगा। सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, बस के लिए जहां जहां पर ई है उसके लिए टी आ जाएगा सेक्शन में भी, और लास्ट वाले पार्ट में, ऐड वाले पार्ट में। तो अगर नंबर्स इनपुट करेंगे, ट्रिपल ई में फेल होने वाले बच्चे कितने? टोटल 40 माइनस ट्रिपल ई और सीईटी में फेल होने वाले 30 माइनस ट्रिपल ई और आईआईटी में फेल होने वाले 17, ट्रिपल ई एंड आईआईटी 17 प्लस तीनों में फेल होने वाले 5। इसका नंबर कितना आ गया? 40 माइनस 17 3 प्लस 5 8। तो ये 8 बच्चे केवल ट्रिपल ई में फेल हुए, और केवल आईआईटी में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? ऑल इन आईआईटी वाले 40 थे ना, 40 माइनस आईआईटी एंड सीईटी कितने हैं? एंड आईआईटी थे 17 ही थे ना, 15 थे, माइनस आईआईटी और ट्रिपल ई। आईआईटी और ट्रिपल ई में फेल होने वाले बच्चे एंड आईआईटी 17 थे, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 2 बार 17। हाँ हाँ, ये सेम ही है ना, ई इंटरसेक्शन टी टी, वो तो सही है हाँ। और प्लस 5 का नंबर कितना आ रहा है?
40 minus 15 25, 25 plus 5 30, 30 minus 17 13, 13 है ना, 30 minus 17, हाँ। तो ओनली आईआईटी में बच्चे हुए 13 बच्चे ओनली आईआईटी में फेल हुए, ओनली ट्रिपल ई में 8 बच्चे फेल हुए। ऐसे ही अगर आपको निकालना है तो वो भी निकाला जा सकता है। तो कितना होगा, ओनली सी हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी इज 35 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ट्रिपल ई माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन आईआईटी 15 प्लस 5 कितना हो गया, 35 प्लस 5 40 माइनस 20 20 माइनस 50 आ गया 5। तो ओनली सीईटी में 5 फेल हुए, ओनली आईआईटी में 13 फेल हुए, ओनली ट्रिपल ई में 8 फेल हुए। तो अब अगर मैं इसका कंबाइंड करेक्टेड वेन डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यूनिवर्सल सेट में बाहर कितने बच्चे बचेंगे, टोटल तो 200 थे, बाहर बचेंगे 132, सारे एग्जाम में पास हो गए थे, पहले का आंसर। फिर ये सीईटी, ये ट्रिपल ई और ये आईआईटी, 5 बच्चे तीनों में फेल हो गए थे। केवल ट्रिपल ई में ये सीईटी, ये ट्रिपल ई और ये जेई आईआईटी, केवल सीईटी में फेल कितने हुए, 5। केवल ट्रिपल ई में कितने फेल हुए, 8। और केवल जेई में 13। ये नंबर्स भर दिए क्या। अब आईआईटी में टोटल कितने फेल हुए थे, सॉरी आईआईटी में नहीं, और आईआईटी इन दोनों सेक्शन में टोटल कितने फेल हो गए थे, और आईआईटी में 15 फेल हो गए थे। और आईआईटी का इंटरसेक्शन ये पूरा पार्ट है जिसमें 15 फेल हुए थे, जिसमें से 5 ऑलरेडी कंसिडर कर लिए, यहां पर बचे 10 का, टोटल 15 फेल हुए जिसमें से 5 ऑलरेडी लिख लिए, यहां पर बचे 10। ट्रिपल ई और आईआईटी में, ट्रिपल ई एंड आईआईटी में 17 बच्चे फेल हुए जिसमें से 5 लिख लिए थे, बच्चे कितने, 12। और सीईटी और ट्रिपल ई में, सीईटी एंड ट्रिपल ई में 20 फेल हुए जिसमें से 5 लिख लिए थे, बचे 15। अब ये नंबर सही आ जाएगा, 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 टोटल 25 प्लस 10 35। सीईटी में टोटल 35 फेल हुए थे, पर सही आ गया। 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 जाएगा, 8 प्लस 5 13 प्लस 12 25 प्लस 15 40। तो ओनली वाले 40 थे, जो सही आ गया। और जेई में या आईआईटी में फेल होने वाले 13 प्लस 5 18 प्लस 12 30 प्लस 10 40, वो भी सही आ गया। करेक्टेड वेन डायग्राम इस तरीके है। आ गया सबको आंसर। अच्छा सवाल है बेटा, ये फॉर्मूलाज भी यूज हो रहे हैं और वेन डायग्राम भी यूज। अगर आपको आंसर नहीं आया तो घर पर जाकर फिर से ट्राई करिए उस सवाल। सेम टाइप का एक और सवाल है वो अभी कंप्लीट करने की दोनों तरीके से ट्राई करेंगे डायग्राम से।
सवाल अच्छा है ये भी, बस इसमें एक अच्छी बात आपको दे दी है, थर्ड वाले लाइन का एंड पार्ट, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। इसको जरा वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। टी एंड मिल्क का इंटरसेक्शन कितना होगा? 0। लोगों को ये बात समझ में आ गई, वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगी, पहले और तीसरे पूरा यहाँ पर आसान जाएगा। आप बना ऐसे भी सकते हो कुछ, दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इसका इंटरसेक्शन नहीं लेकिन इसका इंटरसेक्शन, ऐसे वगैरह कुछ बना सकते हो, ये समझने के लिए ये थोड़ा आसान है। ये डायग्राम और वो डायग्राम कुछ अलग नहीं है, डायग्राम से नहीं है, समझने में थोड़ा आसान जा रहा है, दिखने में भी आसान जा रहा है। और यूनिवर्सल सेट में बाहर कितने एलिमेंट्स हैं? देयर इज नो स्टूडेंट, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज। तो तीनों में से एक भी बेवरेज नहीं ले रहा है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट जो भी है 25 स्टूडेंट है, इन्हीं के यूनियन में 25 आ जाने चाहिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? कॉफी, कार्डिनलिटी ऑफ कॉफी है 20, कार्डिनलिटी ऑफ टी है 25, कार्डिनलिटी ऑफ मिल्क है 15 ना, 15। Number of students who take both tea and coffee, tea intersection coffee, is 10. Cardinality of students who take tea and coffee is 10. 8 students take milk and coffee. Milk intersection coffee 8. और cardinality of tea intersection milk 0. Number of students who take milk and tea, so takes at least one beverage. तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ही 0 है तो कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी, ये भी 0 ही हो जाएगा। दो का कंबाइंड इंटरसेक्शन कुछ होगा, कॉफी मिल्क, सॉरी हाँ, टी और मिल्क इंटरसेक्ट नहीं हो रहे ना। तो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन कॉफी है 10, यहाँ पर आ गए 10, टोटल टी कितना था 25, तो यहाँ पर आ गए 15। क्या कार्डिनलिटी ऑफ टी ओनली आ गए 15। कॉफी एंड मिल्क का इंटरसेक्शन कितना था? मिल्क एंड कॉफी था 8, ओनली कॉफी वाले कितने थे? 20, 20 में से 10 + 8 18 चले गए, बचे 2, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओनली कॉफी इज 2, कार्डिनलिटी ऑफ ओनली मिल्क क्या आ जाएगा? मिल्क -8, 50 - 8 आ जाएगा 7। सब कुछ सॉल्व हो गया, आवाज दिया क्या सबको? दोनों तरीके से हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। अब क्या पूछा आपको? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यूनियन स्टूडेंट क्या 25 कॉफी हो गए, 15 स्टूडेंट। अब आपको पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ टी यूनियन मिल्क यूनियन कॉफी, लिखा जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ मिल्क प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कॉफी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेक्शन कॉफी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन मिल्क माइनस कार्डिनलिटी ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी इंटरसेक्शन टी। ये 0 है, तीनों का इंटरसेक्शन 0 था, मिल्क एंड टी भी 0 ही था, इन कॉफी नहीं, टी एंड मिल्क भी 0 ही था, दोनों को डायरेक्टली हटा दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ टी 25 + 50 + 20 माइनस ऑफ थे 10 एंड 8 थे ना, -10 - 8 कितना आ जाएगा?
40, 60, 50, 40। और अगर वेन डायग्राम से देखोगे यूनियन बच्चे आ रहे हैं +10, 25 +10, 8 + 2 10 कर दिया, 35 + 7 का भी नंबर 42 ही आ जा रहा है। दोनों तरीके से आंसर 42 मैच कर गया। क्या सवाल है ये भी? पहले वाले सवाल से थोड़ा सा आसान है बिकॉज दो का इंटरसेक्शन दे दिया और फिर तीनों का भी 0। फॉर्मूला में 2 नंबर्स तो 0 ही आ गए, आगे आसान है। हाँ, तो एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज, तो इसके बाहर कुछ भी ना लेने वाले 0 हो गए। अगर वो कुछ नंबर होता तो ये 42 प्लस दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? रिलेशंस है या पहले कुछ और टॉपिक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऐसा है। सबसे पहले अगर दो सेट्स का प्रोडक्ट आपको करना है तो उन दोनों में से क्या कोई सेट नल सेट हो सकता है? नल सेट का अगर आपने किसी के साथ प्रोडक्ट कर दिया तो कोई सेट ही नहीं बचा, 0 into anything will be 0। तो सबसे पहली में कंडीशन क्या है? दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। दोनों के दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ये इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन। अदरवाइज प्रोडक्ट है। तो दो सेट्स अगर मैंने मान लिए, ये सेट मान लिया ए, ये सेट मान लिया बी, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है? तो हर एक एलिमेंट ऑफ सेट A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, बी वाले सेट में 3 एलिमेंट्स है, ए वाले सेट में 4 एलिमेंट्स। अगर मुझे इनका प्रोडक्ट करना है तो इसका हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। A1 B1 ये एक एलिमेंट होगा, A1 B2 एक एलिमेंट होगा, A1 B3 एक एलिमेंट। ऐसे ही A2 B1 A2 B A2 B3, फिर A3 B1 A3 B2 A3 B, और फिर A4 B1 A4 B2 A4 B3। इन सब का जो सेट बनेगा वो इनका प्रोडक्ट सेट बोला। तो प्रोडक्ट सेट सबसे पहले तो सेट बनेगा, उसके अंदर ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। तो ए क्रॉस बी या ए इंटू बी वाला जो सेट बनेगा, अगर ए सेट, इसको थ्योरी में भी लिख ले, अगर ए सेट मेरे पास है A1 A2 A3 A4 और बी सेट है B1 B2 B3, तो ए क्रॉस बी वाला जो सेट लिखा जाएगा पहले तो उस सेट में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। A1 का मल्टीप्लीकेशन होगा B1 के साथ, तो A1 B1 एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट आ जाएगा A1 B2, फिर A1 B3, फिर आ जाएगा A2 B1 A2 B2 A2 B3, फिर आ जाएगा A3 B1 A3 B2 A3 B3। हर किसी के साथ जोड़ देना है। A4 B1 A4 B2 A4 B3, और फिर यहां पर ये सेट खत्म हो जाएगा, और कोई पेयर बचा ही नहीं। क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम होगा? नहीं, B क्रॉस A में भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बट वो उल्टे बनेंगे ना। B क्रॉस A का सेट बना जाएगा B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 A4, फिर इसके नीचे आएगा B2 A1 B2 A2 B3 B2 A3 B2 A4, फिर आ जाएगा B3 A1 B3 A2 A3
और फिर B3 A4 और फिर ये सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, A1 B1 और B1 A1 सेम, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर है, इनके बीच में भी कॉमास होंगे सब। नहीं नहीं, ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनता है, बताऊंगा 1 मिनट। ये कंबाइन नहीं हो रहे, इनके बीच में कॉमास लगा देंगे हर किसी के, ठीक है। कॉमा लगाने का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट बन गया क्या। 1,2 और 2,1 सेम पॉइंट्स होते हैं, तो वही बात है, A1 B1 और B1 A1 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से एनालॉजी लगा लोगे कि A1 B1 और B1 A1 कोऑर्डिनेट सिस्टम दो अलग अलग पॉइंट, तो इसको उसके बराबर नहीं लिखा जाएगा, ना तो A1 B2 को A2 B के बराबर लिखा जाएगा B1 A2 के साथ, समझ में आ रही है बात। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स और उसके ऑर्डर्ड पेयर्स अलग अलग होंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही निकल कर आता है, A इंटू बी इन सेट्स इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू ए, समझा, अनलेस A इक्वल्स टू बी। अगर A इक्वल्स टू बी हो गया तो A1 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 A2 A1 A3, तो ये भी A1 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 A2 A1 A3 ऐसे ही बनते जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में सब कुछ सेम आ जाएगा। तो A क्रॉस बी, A इंटू बी इक्वल्स टू बी केवल तब पॉसिबल है जब A खुद B के बराबर हो, अदरवाइज वो सेम कभी नहीं है। हाँ, कार्डिनलिटी, A क्रॉस बी की कार्डिनलिटी B क्रॉस 4 और इसकी 4 क्रॉस 3, वो दोनों सेम, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B है कार्डिनलिटी ऑफ A टू कार्डिनलिटी ऑफ B। दिख रहा था ना, A में 4 एलिमेंट्स, B में 3 एलिमेंट्स, A क्रॉस B में 4 क्रॉस 3 हो गया। और सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A अगर मैं लिखूंगा तो लिखा जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ A, सॉरी पहले B टू कार्डिनलिटी ऑफ A, ये दोनों नंबर सेम ही हो जाएंगे, तो वो सिंपल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये सेम नहीं होंगे क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर, क्या अपने हिसाब से लिख पैटर्न बनाना जरूरी है ताकि लिखने में आसानी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नंबर्स है ना, नंबर्स के मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 सेम ही होगा, आप किसको पहले लिखोगे आपकी मर्जी। हाँ, इसमें फर्क पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर के ओरिएंटेशन में फर्क पड़ेगा। अगर एक इंटू बी लिख रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा ए का एलिमेंट, जब बी इंटू ए लिख रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा बी आ रहा था ना, और यहां पर ए इंटू बी में पहला एलिमेंट हमेशा ए आ रहा था, ये जरूरी है। अगर वो उल्टा कर दिया फिर तो ये दोनों बराबर हो गए, फिर गलती हो जाए। जब बी खुद A1 A2 A3 A4 ये हो जाता, तब ए इक्वल, जैसे ए सेट आपको दिया है 1 2 और बी सेट भी आपको दे दिया है 1 2, ए इक्वल टू हो गया ना। ऑर्डर किस चीज, ये 3 2 1 लिखने का नहीं, इसमें मैटर नहीं करता, उसमें कर जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के नंबर्स का ऑर्डर मैटर करेगा, यहां पर कोई मैटर नहीं करता। इसको मैं 3 2 1 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। में भी A1 B1 ही पहले लिखा जाना जरूरी नहीं, सबसे पहला एलिमेंट में A4 A3 भी लिख सकता हूं, बट वो A4 A3 लिखा जाएगा, वो A4 B3 लिखा जाएगा, वो B3 A4 नहीं, समझा। पहला एलिमेंट बाद में, दूसरा एलिमेंट पहले, पहला कॉलम ये चारों के चारों उधर, ये चारों के चारों इधर, ये किया जा सकता है। वो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, एलिमेंट के अंदर के नंबर्स, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के नंबर्स उल्टे उल्टे सीधे नहीं किए जा सकते, समझ में आ रही है बात। A1 B1 is not equals to B1 A1, तो इस एलिमेंट को मैं B1 A1 नहीं लिख सकता, इसको B2 A1 नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन A1 B1 के जगह पर A1 B2 लिख के A1 B2 के जगह पर A1 B1 लिखा जा सकता है, इसकी सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
बट सीक्वेंस के अंदर हर एक छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सीक्वेंस में लिखा। सीक्वेंस कैसा? पहले सेट का एलिमेंट पहले, दूसरे सेट का एलिमेंट बाद में है। और कार्डिनलिटी में एन ए इंटू एन बी। क्या था क्या? ये प्रिंटेड है ना आपके पास? पीडीएफ में से हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो जो लिखा है वो फिर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रिलेशन के ऊपर आएंगे। ये पार्ट है आपके पास, मैं फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ क्योंकि रिलेशन एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो अभी जैसे हमने प्रोडक्ट कर दिया ए इंटू बी का, ए इंटू बी कर दिया था। ए वाला सेट था A1 A2 A3, बी वाला सेट था B1 B2 B3, अलग सेट लिख लिया अभी। अब इनका जो मैं प्रोडक्ट लिखूंगा ए इंटू बी, नंबर्स के साथ ही एक्सप्लेन। ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 6 8। तो ए इंटू बी का पूरा सेट लिखा जाएगा। चार इसको एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेट ऐसे मैंने किया। ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे 1,2 1,4 1,6 1,8 और ये चलता जाएगा। लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा इसमें? 4,8। ये टोटल 16 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। प्रोडक्ट लिख लिया, ठीक है। अब रिलेशन इज अ प्रोडक्ट ओनली, बट उसमें से उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगी, जैसे ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो गया। इसके ऊपर अगर मैंने कुछ कंडीशन लगा दी, कंडीशन के लिए ये x की जगह पर या मल्टीप्लिकेशन की जगह पर मैं R1 लिख लूंगा। R1 डिनोशन नोटेशन होता है रिलेशन का। R1 इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट रिलेशन, ए आर बी भी लिख सकते हैं। R1 को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके नीचे, कंडीशन मुझे बतानी होगी, अदरवाइज कोई भी रिलेशन पॉसिबल है। कंडीशन क्या होगी? मैं फिलहाल एक कंडीशन डाल देता हूं। एलिमेंट ऑफ ए इज ए इज 1, ये कंडीशन डाली। अच्छा हाँ, ये ए वाला जो है वो समझ में आना चाहिए। ए का एलिमेंट स्मॉल ए लिखा जाएगा, बी का एलिमेंट स्मॉल बी लिखा जाएगा। ये ए का एलिमेंट स्मॉल ए से, बी का एलिमेंट स्मॉल बी से लिखा था। वैसे ही यहाँ पर जब मैं ए आर बी लिखूंगा, रिलेशन लिखूंगा, तो उसमें जो स्मॉल ए लिखा है वो किसका एलिमेंट होगा? पहले वाले सेट का, क्या ए वाले सेट का। अगर वो इवन है तो इस सारे एलिमेंट्स में से केवल वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जिसका पहला पार्ट इवन था। तो ये वाले लिखे जाएंगे 2,2 2,4 2,6 और 2,8 जगह 3,2 4 6 8 और लास्ट वाला 2,2 4 6 और 4,8 लिख लिया। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है? पहला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, ये चारों और ये चारों। तो ए आर बी का सेट मैं लिख सकता हूं, एक ऑर्डर पेयर का सेट 2,2 2,4 2,6 2,8 आगे 2,2 2,4 6
4,8। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन गया कंडीशन के साथ। तो कंडीशन दी, कंडीशन के साथ ये सेट बन गया, तो को मैंने बोल दिया रिलेशन। तो एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो सकता है, ए इज ऑड या ए इज नेचुरल नंबर, ऐसे कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसकी कंडीशन जो ए इज प्राइम और 3 के साथ आ जाए। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, इस कंडीशन के साथ जो भी आपका फाइनल सेट आएगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा। क्रॉस बी तो पूरा सेट हो गया ना, का कुछ ना कुछ अगर आप उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा रहे हो तो रिलेशन सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। तो लिख लेंगे ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट होना जरूरी नहीं है, वो एग्जैक्ट बराबर भी हो सकता है, इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी विथ अ स्पेसिफिक कंडीशन। कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है विथ अ कंडीशन explained in R। जो R लिखा हुआ है उस रिलेशन, उस R में जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को ही रिलेशन बोलते। तो जो वो रिलेशन निकल कर आया, वो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रिलेशन बोला था A इज, तो उससे जो भी सेट निकल कर आया वो A क्रॉस B का हमेशा सबसेट ही हो। अब ऐसे कितने सबसेट्स पॉसिबल, अगर A कोई सेट है, कार्डिनलिटी ऑफ A n है, कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं? 2 की पावर n, फॉर्मूला देखा हुआ है हमने ये। अगर एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है, उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे? नल सेट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स, 2 की पावर n हो गया ना। फॉर्मूला लिखा हुआ है ये इससे पहले। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स a की पावर n बन जाता है, सॉरी 2 की पावर n बन जाता है। तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी अगर n है तो नंबर ऑफ रिलेशंस ए आर बी कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n। बात समझ में आई सबको? ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी अगर n है, जैसे यहां पर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी 16 एलिमेंट थे, तो इसमें कितने सबसेट्स कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 की पावर 16। तो उतने ही नंबर ऑफ अलग अलग रिलेशंस भी आप बना सकते हैं। कंडीशंस हर रिलेशन के लिए अलग अलग आएगी, क्या कंडीशन आएगी ये आप जज भी नहीं कर सकते, वो बनानी पड़ेगी हर सबसेट के लिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? पावर 16। डाउट था? और कुछ डाउट है किसी को? नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ गए? ये जो मैंने 2 डम्बल्स बनाए, इसमें पहला वाला जो सेट है रिलेशन में, मैं कोई रिलेशन बनाऊंगा, ये ए ये बी, दोनों के बीच में एक एरो बनाया जाएगा, एरो के मिडल में या फिर ऊपर आर लिखा जाएगा, ये ए आर बी का रिलेशन। पहले जिस जिस सेट से रिलेशन निकल रहा है उसको बोला जाएगा डोमेन, और जिस सेट तक वो पहुंच रहा है उसको बोला जाएगा कोडोमेन। ये वर्ड्स पहले देखे हुए हैं, डोमेन और कोडोमेन सेट्स में ही आते हैं। तो सेट फ्रॉम विच द रिलेशन इज स्टार्टिंग, मतलब पहला एलिमेंट, और कोडोमेन इज द सेट एट विच द रिलेशन इज अप्लाइड, सेकंड एलिमेंट। ठीक है? अगर जैसे इस सेकंड वाले एलिमेंट में अगर मैं कोई एक और रिलेशन लिख लूं, R2 अगर मैं लिख लूं, B इज लेस देन और इक्वल टू 4, मैंने कोई एक रिलेशन लगा दिया, एंड A इज इवन, ये दूसरा कोई एक सेट रिलेशन लगा दिया मैंने जिसमें 2 कंडीशंस आ गई, हो सकता है एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है। तो AR2B का सेट क्या लिखा जाएगा? A इज इवन, तो 2 और 4 ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पहले वाले एलिमेंट से 2, और राइट हैंड साइड से भी 2 एंड 4 ही आएगा। B इज लेस देन और इक्वल टू 4, 6 और 8 चल नहीं सकता, है ना। 2,2 पहला सेट एलिमेंट आएगा, 2,4 दूसरा एलिमेंट आएगा, 4,2 तीसरा एलिमेंट आ जाएगा, 4,4 चौथा एलिमेंट आ जाएगा, ये 4 ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहां पर अगर आप सही से देखोगे तो डोमेन वाले कौन कौन से नंबर्स केवल टिक हो रहे हैं, हो रहा है और 4 टिक हो रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स टिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डोमेन के भी सारे एलिमेंट्स टिक हो।
समझ में आ रही है बात? कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स टिक होना जरूरी नहीं है, डोमेन के भी सारे एलिमेंट्स टिक होना जरूरी नहीं है। ये बात आपको यहां से भी समझ में आ जाएगी। अगर टोटल ऑफ सबसेट्स या टोटल एन है, एक सबसेट नल सेट भी होगा। अगर इसका सबसेट है तो एक रिलेशन ऐसा भी होगा कि कोई भी किसी को भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ना तो डोमेन का कोई एलिमेंट मैच हुआ, ना कोडोमेन का कोई एलिमेंट मैच हुआ। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो, ऐसा कोई कंपलसरी डोमेन का भी कोई हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो। हर रिलेशन के लिए वो कंडीशन अलग अलग है। अब इसमें एक स्पेशल आ जाती है, जिस भी रिलेशन के लिए कोडोमेन के जो जो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको एक अलग सेट बनाया जाएगा। सेट को बोला जाएगा रेंज, और रेंज होगा सबसेट ऑफ, इसका सबसेट होगा ये कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑल एलिमेंट्स which have connection with a element, an element in domain। ये बोलना जरूरी है, डोमेन। इसका मतलब समझेंगे। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमेशा वो बराबर भी हो सकता है उसके, बट हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। और रेंज के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो एक डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। जैसे इस वाले में रेंज के 2 और 4 वाले एलिमेंट्स थे, ये 2 इसको कनेक्ट हो रहा था, ये इसको भी कनेक्ट हो रहा था, ये 4 भी इसको कनेक्ट हो रहा था, इसको भी कनेक्ट हो जाता। 6 और 8 के कोई कनेक्शन नहीं, तो इसका रेंज क्या लिखा जाएगा? इस वाले फंक्शन का रेंज लिखा जाएगा 2,4। कोडोमेन होगा 2, 4, 6, 8, बट रेंज हो जाएगी केवल 2 और 4। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका कुछ ना कुछ इस वाले इसमें कनेक्शन है वो सारे रेंज में आ जाएंगे, बाकी सारे छूट। दिख रहा है यहां से भी रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना? आ रहा है? ये कुछ और स्पेशल केसेस होंगे रिलेशन की। तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके n इंटू m नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ गए थे। अब उसके ऊपर मैंने कुछ कंडीशन लगाई तो मुझे रिलेशंस, वो कंडीशन के ऊपर भी अगर आप कुछ कंडीशन लगाओगे तो आपको फंक्शंस हम कल वाले क्लास, परसों वाले क्लास तो छुट्टी है, मंडे वाले क्लास फंक्शन ठीक है। चलिए, कुछ डाउट है रिलेशंस में? क्या नहीं, ए इज नेवर अ पार्ट ऑफ रेंज। जब बी आर ए लिखोगे तब लिखा जाएगा, हाँ, या फिर बी आर ए लिखोगे तब ए कोडोमेन हो जाएगा और बी रेंज, बी डोमेन हो जाएगा। तो फिर ए के एलिमेंट्स रेंज में आ सकते हैं, बट उसके लिए रिलेशन बी आर ए होना चाहिए। क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? अगर ये 8, अगर ये नंबर होंगे 1, 2, 3, आप निकाल सकते हैं। एक तो होगा 5, एक होगा 1, 2, ये सारे सेट्स होंगे, ठीक है? ऐसे ये 3 का सबसेट तो होगा ना 5, तो वो तो सबसेट तो होता ही, हाँ, नहीं है। तब अभी 4-5 लेक्चर्स पहले वगैरह जब सेट शुरू हुआ तब ये बताया था, आप आपको भूल गए होंगे आप शायद, अगर बताया नहीं था तो इसको देखिए। अगर आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स, तो उसका सबसेट, उसके सारे नंबर ऑफ सबसेट्स में एक सबसेट होगा जिसमें कुछ भी नहीं, एक सबसेट होगा जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट, एट मैक्स एक एलिमेंट है, तो ऐसे 3 हो जाएंगे। फिर एक हो जाएगा 1, 2, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1, 3 और एक लास्ट हो जाएगा 1, 2, 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3, 4 होंगे तो 16 बन जाएंगे। वो पैटर्न बनते जाता है। हाँ, यस, तो वो हमेशा 2 की पावर n में